करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा से शुरू करेंगे बीमा सखी योजना। योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। योजना LIC के सहयोग से चलाई जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सरदार पटेल की विरासत को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। सरदार साहब की विशाल प्रतिमा का अनावरण। किसानों ने स्थगित किया दिल्ली कूच। कल बैठक करके लेंगे आगे का निर्णय। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किसान हित को बताया मोदी सरकार की प्राथमिकता। महाराष्ट्र की हार के बाद अघाड़ी अलाप रहा है EVM का। महायुति ने पूछा हारने पर ही क्यों आती है बैलेट पेपर की याद। निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे राहुल नार्वेकर। औपचारिक ऐलान कल। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ली गुकेश ने बनाई अपनी पकड़ मजबूत। 11वीं बाजी में निंगलिन को हराकर ली 6-5 की बढ़त। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना है। बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये योजना खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बीमा जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भागीदारी को और मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी नाम के नए केंद्रीय योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। देश में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की भूमिका और भी सशक्त होने जा रही है। क्या है इस नई योजना की खासियत, बता रहे हैं पानीपत में हमारे संवाददाता अजय मिश्र। महिला सशक्तिकरण और समान साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की योजनाओं के केंद्र में रही है। चाहे आप लखपति या दीदी योजना की सफलता की बात करें या फिर द्रोण दीदी योजना की, अब बारी है बीमा सखी की। पानीपत में जिस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं वो बहुत ही अनोखी और खास होने जा रही है। इसमें देश में फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अब महिलाओं की भूमिका को और भी सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि 35,000 से जो ज़्यादा महिलाएं हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको 7,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। 2,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो बीमा के एजेंट के रूप में या फिर LIC के DO डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम करने के पात्र हो जाएंगे। आपको याद होगा कि पानीपत की धरती से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका जमीन पर जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। और ये देशव्यापी योजना वित्तीय साक्षरता के लिहाज से, महिलाओं के स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनने के लिहाज से एक बड़े मील का पत्थर साबित होने जा रही है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, पानीपत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस निवेश शिखर सम्मेलन का विषय पूर्ण जिम्मेदार तैयार हैं। शिखर सम्मेलन में जल सुरक्षा, सतत खनन, सतत वित्त, समावेशी पर्यटन, कृषि, व्यवसाय, नवाचार और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप जैसे विषयों पर 12 क्षेत्रीय विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान 8 देशों के सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन में 16 भागीदार देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 32 से अधिक देश भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। LIC की ये पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए
की गई है जो 10वीं कक्षा पास हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य परिसर की नींव भी रखेंगे। 495 एकड़ में फैले मुख्य परिसर और 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक बागवानी महाविद्यालय और 10 बागवानी विषयों को कवर करने वाले 5 स्कूल होंगे। ये फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर रेलवे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कुल 13,000 ट्रेनों की व्यवस्था की है। 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और 10,000 रेगुलर ट्रेनें भी 45 दिनों तक चलेंगी। कई नए ब्रिज और स्टेशनों के पुनर्विकास का काम भी चल रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने झूसी प्रयागराज शहर के बीच गंगा पर बनाए गए पुल का भी जायजा लिया। तीन 3,000 स्पेशल ट्रेन चलेंगी और करीब 10,000 रेगुलर ट्रेन होंगी, जो कि महाकुंभ के आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को सेवा देंगी। कुल मिला के 13,000 गाड़ियां इस समय के लिए तैयार की गई है। पूरे देश भर से गाड़ियों को रिक्विजिशन किया गया है। महाकुंभ के लिए बहुत ध्यान रखा गया है कि कौन सी जगह, कौन सी भी गाड़ी में इंजन का रिवर्सल करने का समस्या न रहे। इसके लिए मेमू गाड़ियां 16 कोच वाली देश भर में जहां पर भी थी सब जगह लाके अपने महाकुंभ के लिए लाई जा रही है। और जो रेगुलर पैसेंजर, रेगुलर कोच वाली गाड़ियां हैं, उसमें दोनों तरफ इंजन लगेंगे। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर विंडो ड्रिलिंग ट्रेन के माध्यम से वाराणसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक निरीक्षण की शुरुआत की। बनारस रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को ट्रेन की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। रेल मंत्री ने महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे की तैयारियों की भी समीक्षा की। पवित्र महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है। हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक महापर्व है। इसके लिए रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारी की गई है और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है। सीमा सुरक्षा बल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जोधपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। जीवन पर्यंत कर्तव्य, अपने इस आदर्श वाक्य के साथ सीमा सुरक्षा बल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर चंदेल परेड ग्राउंड, सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी ली। अमित शाह ने इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल को उनकी उत्कृष्टता के लिए बधाई भी दी। आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं। वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक सशक्त सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस हुई और 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है, जिसके आरंभ में यानी साल 1965 में महज 25 बटालियन थी, जो अब बढ़कर 193 बटालियन हो चुकी हैं, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा बीएसएफ के जवान देश की सेवा में जुटे हुए हैं। बीएसएफ 6,386 किलोमीटर की भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा में लगी हुई है। इसलिए इसको देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति होने का गौरव भी प्राप्त है। चाहे जम्मू और कश्मीर में एलओसी पर तैनाती का मामला हो, या फिर मणिपुर में कानून व्यवस्था को कायम रखने की चुनौती हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन की बात हो, सीमा सुरक्षा बल का योगदान हर जगह नजर आता है। सीमा सुरक्षा बल ने अपने साहस और कर्तव्यों की प्रति निष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित किया है। विभिन्न उपलब्धियों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को
प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस डैग हैमर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। स्थापना दिवस के इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अलंकरण समारोह एवं ट्रॉफी वितरण भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष डाक कवर और बॉर्डर मेन पत्रिका का विमोचन भी किया। परेड समारोह में एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तो वहीं जाबाज जवानों ने अपने कर्तव्यों से लोगों के मन को मोह लिया। जबरदस्त तरीके से पूरे उल्लास के साथ में, उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस परेड समारोह मनाया और इस समारोह में सब कुछ देखने को मिला। वीरता और शौर्य की कहानी भी, जिसको सम्मानित किया गया। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, जोधपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता से देश को एकता के सूत्र में पिरोया। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने एक भी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं बनाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने केवड़िया में पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इतने साल हो गए, एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना रही थी। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों और सरकार गठन के इतने दिन बाद भी इंडी अगाड़ी का ईवीएम का राग अभी भी जारी है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने विपक्षी दलों के नेताओं पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शरद पवार ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोलापुर के मकरवाड़ी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बैलेट पेपर से वोट कर रही है, लेकिन हम क्यों ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार पर तीखा हमला बोला। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी और मार्कड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं, उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़ भाग कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां विपक्ष की जीत होती है तो वहां ईवीएम अच्छी हैं, जहां हार होती है वहां वे सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष को ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ, ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है, उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं, उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा वो गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए, रोना धोना। और वहीं महाराष्ट्र में ही जब हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष एक बार फिर बीजेपी का होगा। दरअसल बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने आज नामांकन के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के समय राहुल नार्वेकर के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, भाजपा के राज्य प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल और अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन भरने की समय सीमा खत्म हो चुकी है और
अन्य किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, इसलिए राहुल नार्वेकर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। राहुल नार्वेकर के पास लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामित किए जाने पर राहुल नार्वेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के सभी नेताओं का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब, आदरणीय नड्डा जी, हमारे चाहते लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का मन से शुक्रिया कहना चाहूँगा, आभार मानना चाहूँगा कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर विश्वास दर्शाते हुए विधानसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभागृह के मेरे जो साथी हैं उन सभी के साथ से आने वाले समय में मैं उनके माध्यम से, सभागृह के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को न्याय दूंगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सदन में शपथ ली। शनिवार को महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट और शपथ लेने से इनकार किया था। आज उनके सुर बदले हुए नजर आए। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि शनिवार को हमारा विरोध प्रतीकात्मक था और अगर हम शपथ नहीं लेते तो सदन में लोगों के प्रश्न कैसे उठाते। कल विरोध किया, आज शपथ ली। कल वो सिंबॉलिक विरोध था और शपथ ली। अगर हम शपथ नहीं लेते तो लोगों का प्रश्न अधिवेशन में कैसे मांडते थे। तो अभी लोगों के हित में, महाराष्ट्र के हित में अगर विषय अधिवेशन में मांडना है तो हमको शपथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम नहीं लेते तो यहाँ पे जो मन में आते वो सत्ता वाले लोग करते, इसलिए उन पे कंट्रोल करने के लिए हमने वहाँ पे शपथ ली। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लेंडिंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच की तैयारी में बैठे पंजाब के किसानों ने आज अपना मार्च स्थगित करने का फैसला किया है।
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि बैठक के बाद आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को कुछ ही मीटर की दूरी पर रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें भी हुई। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी और अन्य मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। प्याज का जो जत्था जाना था वो आज हमने वापस बुला लिया। कल दोनों फोरम फैसला करके आगे कब जत्था जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये उसके बाद कल आपको शाम को हम जरूर पीसी करेंगे और उसके बीच आगे का निर्णय बता देंगे। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली मार्च शुरू किया है वो गलत मार्च किया है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि हमें भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। किसान के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी काफ़ी चिंतित हैं। किसान को उनके प्रोडक्ट का दुगना फायदा हो। जो MSP कहते हैं जिसको कि समस्त मूल्य का जो हमारा ये है उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आवाज़ आज बुलंदी पर है। भारत दुनिया की महाशक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है। वह रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का। 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। देश के सामने कुछ ऐसे संकट आ रहे हैं जो हम भांप रहे हैं। कुछ ताकतें हैं देश में और विदेश में, वो संगठित रूप से धन बल के आधार पर नैरेटिव बढ़ाकर यंत्र तंत्र का उपयोग कर भारत को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी संस्थाओं को निष्क्रिय करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि कुछ अवसर आते हैं जब ऐसी ताकतों को कुचलना पड़ता है, उन पर कुठाराघात करना पड़ता है और प्रतिघात भी करना पड़ता है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नागालैंड के दौरे पर हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि नागालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 में उनका गर्मजोशी और पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इस विविध और रंगारंग समारोह का गवाह बनने के लिए और आतिथ्य के लिए आभारी हूँ। जम्मू कश्मीर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया है। भाजपा ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कड़ी निंदा की है। भाजपा नेता रविंदर रैना ने इल्तिजा मुफ्ती से उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग की है। बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग PDP की लीडर ने किया है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीति में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्हें इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए। उनका ट्वीट संविधान का भी उल्लंघन करता है और जो सामाजिक आपसी भाईचारा है उसको भी ठेस पहुंचाने की एक साजिश है। और DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में
आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध को और गहरा करने पर जोर दिया। बहरीन की राजधानी मनामा में आज 20वें IISS मनामा सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ये बातें कहीं। उन्होंने इस क्षेत्र को भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था का प्रमुख साझेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के साथ भारत के प्रौद्योगिकी साझेदारी में भी बढ़ोतरी हो रही है। India is concerned, as Dr. Gegerit said, we have a long history, a contemporary sense of the importance of this region for us. It is a region, and here I'm now talking of the GCC nations only. I mean, if I add Iran and Iraq, the numbers would be higher. It is a region where we do about 170 to 180 billion dollars worth of trade every year, where there is an Indian diaspora today of about 10 million people and growing, which is for us not just a key energy partner, but a broader economic partner, a very crucial source of investment, and increasingly an important technology collaborator. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बहरीन के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने बहरीन के मनामा में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि दिन की शुरुआत मनामा में 200 वर्ष पुराने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के साथ की। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश ने 11वीं बाजी अपने नाम कर ली है। 14 ओवर के मैच में खेले गए 11वें मैच में जीत के साथ ही गुकेश ने 6-5 की बढ़त हासिल कर ली है। अब गुकेश चैंपियन बनने से केवल 1.5 यानी 1.5 अंक पीछे हैं। इस $25 लाख इनामी प्रतियोगिता में अब केवल 3 दौर की बाजी खेली जानी बाकी है। अगर 14 दौर के बाद भी मुकाबला बराबरी पर रहता है तो विजेता का निर्धारण करने के लिए टाइम कंट्रोल के आधार पर मैच खेला जाएगा। चीन के 32 वर्षीय लिरेन ने शुरुआती मैच जीता था, जबकि भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश तीसरे मैच में विजयी रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।